टॉपर के सेगमेंट को समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी क्या है। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी के टॉपर की, राइट, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग 2018 में, बड़े ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटजी भी अगर आप कॉपी करते हैं और एनसीईआरटी में अपना एक ओरिएंटेशन लेकर आते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं बात करता हूं यूपीएससी टॉपर की 2018 की, जिनकी रैंक 1 थी। इनका नाम था कनिष्क कटारिया। कनिष्क कटारिया आईआईटी बॉम्बे से पढ़े थे। जैसे कि सेगमेंट होता है, शुरुआत से पीसीएम में उनकी अपनी एक्सपर्टीज थी और माता पिता चाहते थे बच्चा जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट में जाए। मेहनत की, उन्होंने निकाला, और जैसे हर किसी का सपना होता है कि अच्छा सा पैकेज लग जाए और हम उसके साथ आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से आप ये जानते हैं, राइट। तो यहाँ की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआती दौर में कनिष्क के पास भी ऐसा कोई ओरिएंटेशन नहीं था। जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि आईआईटी जाना, फिर वहां से या तो आईआईएम चले जाना, या तो फिर बहुत हैवी पैकेज के लिए प्रयास करना, और फिर या तो कोर इलेक्ट्रिकल में या मैनेजमेंट में या फाइनेंस में किसी में डायरेक्शन में मूव कर जाना। तो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे वहां खुल जाते हैं। तो ये भी एक यूथ था जिसके सामने यही सेगमेंट था कि भाई मुझे जो है इसी तरह से करना है। आईआईटी करते समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिंदगी में, बड़े ध्यान से सुनना इसको, कि जहां पर लगा कि भारत में जो परिवर्तन की ताकत है उन ऑफिसर्स के हाथ में है। इन्होंने कहीं ऐसी घटना देखी जहां उनको पता चला कि पावर का होना बड़ा जरूरी है। चाहे वो चेंज करना हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना हो, ये चेंज का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए हम बात करते हैं कनिष्क कटारिया की स्टोरी में। अब जरा सिंपल सा फंडा देखें। तो इनको लगा ये पावर मिलेगी कहां से। तो इनको समझ में आया, इनको राय दी गई कि आज भी भारत में सिविल सेवा जो है, सिविल सर्विसेज जो है, वो एक ऐसा सेगमेंट है जो जिसमें कोई भी एंट्री कर सकता है। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, बायो हो, आर्ट्स हो, कोई भी जो ग्रेजुएट हो एंटर कर सकता है। और ये जो सर्विस है वो रियल पावर की तरफ लेकर जाती है, जहां आप पावर ऑफ चेंज इस्टेब्लिश कर सकते हो, यानी परिवर्तन की जो है बात यहां पर कर सकते हो। बड़ी खूबसूरत सी बात है। अब इसको आगे थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। तो इन्होंने तय किया कि भाई मुझे यूपीएससी देना, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक नियम बांध दिया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं ज्यादा समय अपने आप को नहीं दूंगा, सिर्फ 2 साल का समय दूंगा, जो एक आइडियल टाइम भी होता है। यानी डे वन से उन्होंने अपने ऊपर एक टाइम बॉम्ब बांध दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं 2 साल अगर नहीं हुआ मैं ट्राई करूंगा, हुआ हुआ तो नहीं हुआ तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मैं जब करूंगा तो ये नहीं कि मैं सिविल सर्विसेज में 700वीं रैंक 800वीं रैंक, नहीं, मुझे जो है वो अच्छी रैंक लेकर आना, टॉप 50 के अंदर आना, मुझे जो है वो आईएएस चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां से जो हमारी बातचीत हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक सज्जन है आदेश जी की, पढ़ाएंगे कि स्टोरी चलेगा। मेरी स्टोरी में ही पढ़ाई है, तुम उसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए बेटा बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। जो मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ता है वो कहानी कहानी में सीख जाता है। क्योंकि तुम कहीं बाहर की दुनिया से आए हो तो तुम्हें अभी लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही, और तुम की इसी में से कहानी आगे बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य से रखो, और जो पीछे से अपना गोबर लेकर आए हो उसको बाहर रख दो। ठीक है, तो यहाँ एक नए मेथड से, क्योंकि इससे पहले बीटीएल क्या होता है, एलडब्ल्यूएमआई क्या होता है, मैं हमेशा पहले 2-3 दिन अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर करता हूँ कि भाई नई चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। क्योंकि गोबर के अंदर मैं कुछ पैदा नहीं कर पाऊंगा जब तक उसको खाद ना बना दूं। तो ध्यान से रखना, इस चीज को दिमाग से बाहर निकालो। ठीक है, और कहानी कहानी में तो नई नई चीजें हमारे बच्चे सीख जाते हैं। तो ये कहानी क्या है, ये सीखना शुरू करो। फिर क्योंकि इतिहास की जो क्लासेस हैं, आप इससे पहले शायद लगता है क्लास में थे नहीं, जहां पर मैंने बताया कि इतिहास एक परिप्रेक्ष्य होता है, पर्सपेक्टिव होता है। और एक जबरदस्त डिस्कशन हुई थी। आज तक तुम्हें किसी ने, तुम्हारी कोई भी किताब थी जो आज मैंने यूरोप का इतिहास पढ़ाया, वो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। पर चूंकि इसको तुम्हारा खाली जाए तो ये ट्रक भर गोबर निकाल दो। ठीक है, और यहाँ फोकस करो कैसे हमें पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि इस टॉपर ने अपने कम टाइम में कैसे यूटिलाइजेशन की, आप समझो, इस स्ट्रैटेजी को बनाना सीखो। तो क्या हुआ, अब इन्होंने अपना काम शुरू किया और इन्होंने यूपीएससी में, जैसे प्री में अगर हम बात करें तो 106 मार्क्स कट ऑफ में निकाला इन्होंने। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो 147.5 सीसैट में मार्क्स निकाला। सीसैट क्वालिफाइंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रीलिम जीएस में 106 मार्क्स इन्होंने निकाले। मेंस में इनके जो मार्क्स थे, एसए में 133 मार्क्स थे, काफी ठीक ठाक थे। जीएस 1 में 98, जीएस 2 में 117, जीएस 3 में 117, जीएस 4 में मैंने हमेशा कहा जीएस 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 110 प्लस मार्क्स हमेशा अच्छे होते हैं। ठीक है, मेंस के एग्जाम में 942 मार्क्स थे, पर्सनालिटी टेस्ट में 179 मार्क्स थे। तो ये इनकी मार्कशीट है। आप भी ये समझो कि ये क्या चीज है। अब फाइनल जो टोटल था
वो इनका 1121 था। अब सवाल ये है यहां जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आईआईटी से पढ़ा हुआ, उसने ह्यूमैनिटी ऑप्शनल क्यों लिया, ह्यूमैनिटी से तैयारी क्यों की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एनसीईआरटी क्या इंपॉर्टेंट थी, कैसे स्ट्रेटजी बनाई और कैसे उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। तो चलिए हम बात करते हैं। इन्होंने ऑप्शनल और जीएस को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, आप भी कर सकते हो। ऑप्शनल के साथ टाइम मैनेजमेंट की, डेली कैसे उसको तैयारी करनी है, कम समय देना है। जीएस की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आई रीड द सिलेबस। मैंने हमेशा कहा कि जो सिलेबस को नहीं समझते, जैसे ये बच्चा है अभी इसने कमेंट किया कि स्टोरी सुनाओगे, क्योंकि ये अगर सिलेबस नहीं समझेगा तो इसको क्या पढ़ना है इसको कभी पता ही नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी के नाम पे बहुत सी क्रक्स बिक रही हैं, बहुत से वन लाइनर पढ़ाए जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊंचाइयां नपवाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत कुछ हो रहा है एनसीईआरटी के नाम पे। ये बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन जब जाता है एग्जाम में तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ऐसे स्टूडेंट होते हैं, फिर वो कहते हैं अरे यार ये फलनवा कोचिंग बेकार है, चलो ढिकनवा में हम एडमिशन लेते हैं। फिर ढिकनवा खत्म होगा तो कहीं और जाएंगे। तो ये भागते रहते हैं, कब तक भागते रहते हैं, जब इनके सारा वो वक्त और सब कुछ खत्म हो जाए, बोले यार आईएएस वाईएएस में कुछ नहीं रखा है, हम जा रहे हैं परचून की दुकान खोलने। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पर जो हम बात करेंगे तो ध्यान से समझो, ये एक टॉपर का जो सेगमेंट है कि टॉपर ने कैसे किया, अगर आप भी उसको समझते हो तो आपको वो रहस्य पता चलेगा कि एनसीईआरटी की बुक्स यूपीएससी के लिए नहीं बनी है। एनसीईआरटी छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का जो बच्चा है यार उसके लिए छपी थी। लेकिन इस बुक को यूज करने के वहां उसको था कि 6 क्लास में मार्क्स लेकर आना है, पास होना है, 7th में जाना है, 7th पास करना है, 8th में जाना है। तो वो उसकी स्कूल की बुक्स हैं जिसको तुम्हें कंपटीशन के लिए इस्तेमाल करना है। ओरिएंटेशन नहीं समझोगे, निपट जाओगे। ठीक है, निपट जाओगे। हर बैच में ऐसे आते हैं मेरे पास ढेर सारे ज्ञानी लोग। तो यहां अगर हम बात करें तो ऑप्शनल और जीएस के लिए सबसे पहले जीएस की स्ट्रेटजी क्या बनेगी, आई रीड द सिलेबस। सिलेबस एनालिसिस किसी भी, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अगर तुम सिलेबस के साथ उसको अटैच नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसको कभी भी उस पर अपना कमांड नहीं रख सकते। सिलेबस को पढ़ना और सिलेबस को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। जी हाँ, पीडीएफ भी मिलेगा प्रभु, और मैं एलडब्ल्यूएमआई पढ़ाऊंगा, अमित कुमार यादव जी। कोशिश करिएगा जब तुम्हारा शिक्षक अपने हाथ से हर चीज लिख रहा है ना, तो ये लिख लेना, इसको बोलते हैं LWMI नोट्स, लेस वर्ड मोर। मुझे पता है कि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था में ये चीजें नहीं है। पीडीएफ कल्चर आजकल हर जगह चल रहा है, वो स्लाइड टाइप का पढ़ाते हैं, दे देते हैं, ना तुम पढ़ते हो और ना तुम उसको समझते हो। तो मेरा जो सेगमेंट होता है, मैं पूरे चैप्टर के जो मेरे नोट्स हैं एक पेज में आ जाते हैं। एलडब्ल्यूएमआई की पावर समझ लेना, पूरे चैप्टर के नोट्स 8-8, 10-10 पेज सिर्फ एक पेज में आ जाता है, और हार्डली 40-50 वर्ड के अंदर पूरे नोट्स खत्म हो जाते हैं, ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सको। इसको बोलते हैं एलडब्ल्यूएमआई। इसके बियॉन्ड पीडीएफ भी मिलेगा भाई प्रभु मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो जितना मन करे, लेकिन पीडीएफ को बेस मत बनाना, अंडरस्टैंडिंग को बेस बनाना। मैंने कल भी आपको समझाया था, कल जिन लोगों ने क्लास नहीं की वो जाके दोबारा करें, राइट, वो दोबारा करें। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप समझ ही नहीं पाओगे कि एनसीईआरटी खुद आपसे क्या कह रहा है। क्लास मेरी मत छोड़ना, और हर क्लास एक दूसरे से लिंक है। तो दूसरी चीज है सिलेबस, सिलेबस एनालिसिस सबसे जरूरी है। नेक्स्ट इन्होंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया यूपीएससी का, इससे हमें अंदाजा हो जाता है क्वेश्चन लगाने। जैसे हमने आरएफआर शुरू किया है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज है, इससे आपको, राइट, ये जो सेगमेंट है वो एक अंदाजा हो जाता है कि क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। अभी मैं आपको ये भी कराऊंगा, यूपीएससी का क्वेश्चन भी कराऊंगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहां से आए हैं, पेज बाय पेज दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि यार बीटीएल होता क्या है। एनसीईआरटी जो लिखी और एनसीईआरटी जो समझी है, इन दोनों के बीच का अंतर है। इसके बाद है फोकस ऑन एनसीईआरटी। इन्होंने लिखा, ये आईएएस टॉपर कह रहा है कि मैंने फोकस किया एनसीईआरटी पे। ठीक है, क्यों? पहली बात, ये सिंगल स्टैंडर्ड बुक है, कल मैंने बताया था पैन इंडिया में स्टैंडर्ड बुक है, यानी कि जो इसमें तथ्य लिखे गए हैं वो बहुत जो है वो उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। दूसरा, मस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ की विकास के लिए, यूपीएससी या पीसीएस में जाने के लिए आपको समझ होना चाहिए। क्वेश्चन रटे रटाए नहीं आते हैं, अगर आपको शायद यही, इसीलिए मैंने कहा प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो। तो यहां पर जो ध्यान, जैसे किसी ने कहा आज मेरा पहला दिन है, कल की क्लास जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। नहीं तो एनसीईआरटी के साथ मेरे साथ तो चाय चाय करते रहोगे, भाई कहाँ पढ़ा रहे हैं समझे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम आए हो मार्केट से फैक्ट्स लेकर, तुम आए हो ये पढ़ने के लिए कि भाई कौन सी नदी कहाँ बह रही है, कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, ये नहीं है एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए। इसीलिए यूपीएससी का 8-10 साल का होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना।
ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से, ताकि पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नहीं तो बकर बकर करते रहोगे क्लास में, वो तुम्हारा भी नुकसान मेरा भी नुकसान है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा, आईएएस टॉपर कह रहा है जिसने यूपीएससी टॉप किया है, कह रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है, अंडरस्टैंडिंग के कल मैंने 5 स्टेप बताए थे, किसको किसको याद है जरा सब लोग बता दो। बहुत ही खूबसूरत क्लास थी कल की, जहां पर मैंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्सेप्ट का कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आईएएस बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट को विकसित करने के 5 चरण होते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था चाय बनाने का, कितने कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोगों को अवधारणाओं का विकास, ये इसने कह तो दिया कि भाई अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लेकिन उजांग सर ने बताया कि अंडरस्टैंडिंग में 5 चरण होते हैं। चलिए सबसे पहले बताइए सभी लोग जिन्होंने कल की क्लास की थी कि अंडरस्टैंडिंग 5 स्टेप में डेवलप की जाती है। ये सब तुम्हें कोई नहीं बताएगा। नाम लिखिए, सब लोग नाम लिखिए। गुड। किसी भी चीज का एक रीजन होता है, शाबाश, वेरी गुड। चलो देखिए कितने लोग लिख पा रहे हैं, बताइए। कल की क्लास अगर आज याद नहीं रहेगी तो आगे क्या खाक पढ़ाई करोगे? कल क्या पढ़ाया था? बहुत ही खूबसूरत एक क्लास आपको बताई थी कि अंडरस्टैंडिंग के 5 चरण होते हैं। एक कॉन्सेप्ट भूत की तरह होता है, सब लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट पूरा कर लीजिए सब सही हो जाएगा, लेकिन मिलता कहां कॉन्सेप्ट, ये कोई नहीं बताता है। पहला मैंने बताया था किसी भी चीज का रीजन होता है, कारण होता है, फिर उसका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, फिर उसका फंक्शन होता है, यानी वो चीज कैसे काम कर रही है, प्रोसेस, प्रक्रिया होती है, फिर उसका सीक्वेंस होता है, और फिर उसकी, जब आप ये 4 चीज सीख जाते हो तब आपके अंदर एक नॉलेज पैदा हो जाती है। हाँ, नाउ आई कैन डिफाइन द कैरेक्टर, अब मुझे इसका कैरेक्टर बनाने में आसानी होगी। मुझे सब लोग जवाब दो, अगर सबने कल पढ़ा है और सबको मैंने बताया था, आप लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया, क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई इमला लिखने की, मास्टर लोग इमला लिखाते थे। चलिए लिखिए टाइटल, तो आप तुरंत लिखना शुरू कर दे। चलिए लिखिए प्रस्तावना, तो आप प्रस्तावना, ऐसे तो आपने पढ़ाई की है। यूपीएससी में ये सारी चीजें आपको छोड़नी है, तोड़नी पड़ेंगी, राइट। तो ध्यान रखना कि यूपीएससी की पढ़ाई बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अगर इमला लिखने बैठोगे, आज भी मैंने बच्चे को एक गुरुकुल में बहुत डांटा इस बात के लिए, इमला लिखने की आदत होगी, वो आदत इतने सालों से पड़ी है कि समझा रहे स्मार्ट नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट गैदर करो, नहीं वो पूरा ऐसे ऐसे लाइन बाई लाइन जब तक नहीं, वो सालों से आदत पड़ी है, और आदत घुमा घुमा के वहीं ले जाके पटक रही है। तो मैंने आपको बताया था 5 स्टेप्स होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक तक तुम अगर पहुंच गए तो समझ लेना कि तुम चीजों को सीख गए हो। यही चीज इन्होंने यहां बताई। अब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, अब इनसे पूछा गया कि एनसीईआरटी पे आपने इतना फोकस क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रैंक 1 से पूछा गया। अब ये सुन लो ध्यान से कि आपने इतना एनसीईआरटी पे फोकस क्यों किया। तो इन्होंने कहा देखो सबसे बड़ी बात है, मेरे पास टाइम कम था, मैं आईआईटी बैकग्राउंड से था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मुझे ह्यूमैनिटी के अंदर जाना था, मुझे रैंक अपनी अच्छी लेकर आया, और मैंने खुद से कहा था मुझे समय कम चाहिए। तो मुझे डायरेक्टली मुझे ये समझ में आ चुका था आईआईटी के दौरान कि अगर मुझे किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर मुझे कॉन्सेप्ट को बड़ा करने में टाइम नहीं लगेगा। प्रॉब्लम तब होती कि हम बड़ी बड़ी चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम दिखाते हैं हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम मोटी किताब पढ़ेंगे, लेकिन हमें उसका बेसिक्स नहीं पता होता है, उसका बेसिक्स नहीं पता होता है। जैसे कुछ बच्चे आए नए नए हमारे यहाँ, तो मैंने पूछा अच्छा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हाँ सर हिस्ट्री का 8-10 क्लास हो रही है। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सिविलाइजेशन और इंपायर में अंतर क्या होता है, और पढ़ चुके थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू कर दिया था, आगे भी बढ़ गए। बोले नहीं ये तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा भाई रोमन एम्पायर सुना होगा, अलेक्जेंडर का एम्पायर सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुनी है, दोनों का अंतर बता दो। तो 90% लोग अरे सर ध्यान ही नहीं था। तो ये जो चीज होती है इसी को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। एक बार ये चीज समझ में आ गई तो आप अपना बेस बहुत लार्जर कर लोगे। अब सवाल है, उनसे पूछा गया कि आपने एनसीईआरटी पे फोकस क्यों किया इतना, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती जो स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि वो सीधे सीधे इंटरनेट पे गया या वीडियो देखी, द 10 बुक्स जो आपको आईएएस बना देगी, 10 किताबें जो जादुई हैं, तो वो क्या होता है वो लिस्ट उठा लेता है, स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट, और मार्केट से जाके उसको खरीद भी लाता है। मान लीजिए किताब बहुत अच्छी है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने ये समझाया एग्जाम्पल के साथ। अब आईएएस टॉपर कह रहा है तो ध्यान से सुन लो, जिसने ये प्रोसेस, और बहुत कम टाइम था उसको तैयारी करने के लिए,
तो उसने कहा कि मान लीजिए आप स्टैंडर्ड बुक इंटरनेट पे गए या कहीं वीडियो वीडियो देखा और आपने वो किताब उठा ली, लेकिन जब आप उस किताब में गए, मान लो एग्जाम्पल लिया, उन्होंने एग्जाम्पल भी समझाया कि मान लो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, आपने लक्ष्मीकांत का पहला टॉपिक, पहला ही जो लाइन लिखी है वो रेगुलेटिंग एक्ट है। आप पन्ना खोलोगे तो संविधान के विकास का क्रम दिया हुआ है, पहला ही टॉपिक है इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन सवाल यह है जो यहां आपको समझना है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट उस दौरान बना जब भारत स्वतंत्रता को जानता भी नहीं था। इन्होंने भारत को गुलाम बनाने के लिए किया। तो इसी दौरान जैसे जैसे इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया और करते 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 जो है वो 1935 का एक्ट और तमाम तरह के एक्ट ब्रिटिश शासन में आते चले गए, और वो उसी के पैरेलल जो भारत में दो मूवमेंट क्रिएट हुए, एक फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और दूसरा पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्रिएट हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पावर कैसे डेवलप होगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाता है तो केवल वो फैक्ट के रूप में याद तो रखेगा 1773 में ऐसा हुआ, फलाने में ऐसा हुआ, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके पीछे का पर्पस क्या था। क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिश शासन को फेवर करने के लिए लाए गए थे, जो उस समय कंपनी का शासन था। तो आखिर भारत में क्या परिस्थितियां हुई और भारत ने धीरे धीरे कैसे स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया, कैसे जो है उसने एक पॉलिटिकल मूवमेंट को जन्म दिया कि भारत अपना स्वयं का शासन कर सकता है। तो ये जो समझने की जो जरूरत है वो हमें एनसीईआरटीज देती है। क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाई कि बेसिकली क्या चल रहा है, तो आप कभी भी ये जान ही नहीं पाओगे कि आखिर इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो उन्होंने कहा कि रैदर देन, मैं आईआईटी से पढ़ के आया, मैं कहता अरे मैं तो आईआईटी क्रैक किया हुआ हूं फलाना ढिकाना, लेकिन नहीं, मुझे बताया गया कि आप अगर अपना स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके लिए सफर आसान होगा। और आप जब रेस नहीं लगा रहे हो कि मुझे ये 10 पेज खत्म कर देने हैं, 20 पेज, आप कई बार ऐसे सोचते होगे। इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग, यानी ये जो चीज हो रही है, अगर एक बार में इसका कारण समझ गया, रीजन समझ गया, इसकी प्रोसेस समझ गया, ये मैं बात कर रहा हूं आईएएस टॉपर की, तो मैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारियां इकट्ठा कर पाऊंगा। और अगर मैं ये कर पाता हूं, राइट, तो बहुत ज्यादा इसमें मुझे आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जब मैं इसको रेस से हटकर इसको अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस से लूंगा तो मेरे लिए चीजें करना बहुत आसान हो जाएगी। बोला क्यों, ऐसा क्या है, अंडरस्टैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बोला ये कोई रेस नहीं है जो यूनिवर्सिटी, जैसे आप में से बहुत से लोग यूनिवर्सिटी से आए होंगे, अरे यार देखा जाएगा, चलो यार समझा जाएगा। अभी जैसे बच्चा बोला अरे बताओ कब से पहली लाइन कब से लिखाओगे। लेकिन उन्होंने कहा ये रेस नहीं है कि जल्दी 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 खत्म कर लो। बोला यूपीएससी ना रस्सी पे साइकिल चलाने जैसा है, गिरे तो मामला साफ हो जाएगा। इसीलिए एक एक स्टेप बहुत ध्यान से, और बहुत बैलेंसिंग एक्ट होता है। क्या है, बहुत बैलेंसिंग एक्ट है। तो पूछा गया इनसे आईएएस टॉपर से कि बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। आप कह रहे हैं कि बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है रस्सी की तरह। तो इन्होंने बोला कि दिस होल प्रोसेस अबाउट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, यानी अवधारणाओं का विकास होना बहुत जरूरी है। और अवधारणाओं के विकास के लिए, यानी कोई चीज कैसे हो रही है, उसके साथ ये चीज क्या है, अगर एक बार हमें समझ में आ जाए तो हम इससे बहुत सी चीजों को जान सके। फॉर एग्जाम्पल, आज किसने मेरी जो है इससे पहले की क्लास देखी जहां पर मैंने ये बताया कि हमें किताबों में बताया गया कि 1707 में औरंगजेब की नीतियों की वजह से मुगल साम्राज्य जो है डिक्लाइन कर गया, एक जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो यूरोपीय पावर जो सुप्रीम पावर थी वो भारत में आ गई। और आज मैंने तुम्हें एक उसका फंडामेंटल बताया कि ये कहानी तो बताई जा रही है कि भारत में क्या हुआ, लेकिन यूरोप में क्या हुआ ये कहानी हमारी किताबों से पूरी तरीके से गायब है। तो आज मैंने तुम्हें बताया किस तरह पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, ये समुद्री लुटेरे थे, ये पायरेट्स थे। कितने लोगों ने इसको आज देखा, और नहीं देखा तो देखो। तो उस कहानी से तुम्हें समझ में आया कि जो कहा जाता वास्को डिगामा ने भारत खोजा, वास्को डिगामा था कौन, क्या वहां की परिस्थितियां थी, क्यों इतनी, आप जैसे पढ़ाया जाएगा तो इतनी कंपनीज बनी, ब्रिटिश कंपनी बनी, डच कंपनी बनी, फ्रांसीसी कंपनी बनी, सबने ईस्ट इंडिया कंपनी बना बना के पुर्तगीज रखी, क्यों वो आए यहां पे। तो आपको वो समझ में आएगा कि उनको लगा कारू का खजाना, उनके अंदर कंपटीशन शुरू हो गया, कौन जल्दी भारत पहुंचेगा, कौन जल्दी इंडिया पहुंचेगा, कौन वहां से ज्यादा अकूत दौलत। तो वो अमीर नहीं थे, वो गरीब थे। आज मैंने तुम्हें रेनासा के बारे में डिस्कस किया कि पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का कौन सा शब्द है, सोए कब थे वो। तो उनके पास इससे पहले नॉलेज क्या थी, नॉलेज तो हमारे पास थी।
जब मैंने आपको पैरेलल कहानियां बताई थी ना कि जब भारत ताजमहल बना रहा था तब वो क्या हो रहा था, वो कच्चे मांस को ढूंढ रहे थे। आपको तो ये तो पता, जब महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जब महाकाव्य की रचना कर रहे थे तो वो जाड़े में क्या खाना है इसकी चिंता में परेशान थे, वो पायरेट्स थे। तो आज आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली ये दो पैरेलल चीजें चल कैसे रही हैं, ये चल कैसे रही हैं। तो आज जिसने वो क्लास की होगी उसको हिस्ट्री की एक अलग ही समझ आई होगी। तो जब समझ तुम्हें आई होगी तो तुम्हें अचानक से लगा होगा कि ये घटना है। अब जैसे कि यूरोप में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, भारत हस्तशिल्प कर रहा है, भारत जो है वो बड़े बड़े जो है आर्किटेक्चर बना रहा है, और वो विदेशी क्या कर रहे हैं, वो समुद्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, वो 2 वक्त के खाने के लिए परेशान है। तो तुम्हें समझ में आता होगा कि अब क्या चला, अब वो तुम कहानी कभी नहीं भूलोगे। तो मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा वो इसी तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आप कभी भी इस चीज को भूलो नहीं। राइट, तो चले। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सिलेबस हम कैसे यूज करेंगे, और मैं सबसे पहले हिस्ट्री को लेकर शुरू करूंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो हम सबसे पहले बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने काम पर, अपनी चीजों पे। तो एनसीईआरटी बेसिकली लिखी ही गई कहानियों के रूप में, तो जिस स्टूडेंट ने ये कहा है उसको ये कभी उसने लगता है एनसीईआरटी खोलकर पढ़ा भी नहीं, क्योंकि अगर आप जाओगे तो उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक लड़की और एक लड़का, जो आपस में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से एनसीईआरटी बेसिकली आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो करने का प्रयास करती है। राइट, वही करने का प्रयास करती है। तो चलिए हम एक एक